नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका बियॉन्ड डिग्रीज पे। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें कि हम सारे एसएससी के द्वारा जितने भी पेपर्स किए जाते हैं, उन सब में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे डिस्कस करते हैं। जैसे कि एसएससी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स करवाता है, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया। इन सब के जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो एनालिसिस किया, तो हमें पता लगा कि जो सीजीएल में कभी-कभी जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, वो अगले साल सीएचएसएल में आ जाते हैं, या फिर एमटीएस के जो ऑप्शंस होते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस के, उनसे सीपीओ के क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एसएससी के जो भी पुराने पेपर्स हैं, जिनमें भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे हम डिस्कस करते चलें, ताकि अगर उनके ऑप्शन से भी अगर कोई क्वेश्चन फॉर्म हो, तो हम वो डिटेल में जाकर के डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में। ताकि अगर ऑप्शन से भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं तो आप उसको टैकल कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आई थिंक कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी फेमस फेमस नेशनल पार्क हैं, उन सबका प्रिपरेशन करना भी जरूरी है हमें, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछा जा सकता है कि नामदफा नेशनल पार्क है, या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है, या फिर कान्हा नेशनल पार्क है, इनकी लोकेशन क्या है, किस स्टेट में पड़ते हैं ये। तो आपके पास ये चार ऑप्शन हैं कि क्या नामदफा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, या फिर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, या फिर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और अगर आप नहीं बता पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो उसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेंगे डिटेल में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूछ रहा है, ये जो चार आर्टिकल दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो है, तो इसमें से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। और मोस्टली बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आर्टिकल 370, ताकि हम जम्मू कश्मीर को भी वो सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाएँ जो कि इंडिया के बाकी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उन्हें जो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आर्टिकल 370 है। यहाँ पे और जो तीन आर्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, यानी कि हम ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इस वजह से हम इनको एलेबोरेट नहीं करेंगे, पर जहाँ जहाँ मुझे लगता है, जैसे कि कोई भी आर्टिकल अगर फंडामेंटल राइट से या डीपीएसपी से रिलेटेड आता है, तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उस आर्टिकल, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। क्योंकि टोटल जैसे कि 461 आर्टिकल्स हैं, तो हम सारे के सारे आर्टिकल्स याद नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे के सारे हमारे एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। तो हमें वो कंसाइज्ड आर्टिकल्स याद करना है जिनका हाई आउटपुट रेशियो है, यानी कि अगर हम वो याद करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। तो आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किसका पार्ट है, डीपीएसपी का। किसका पार्ट है, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर के 51 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे डीपीएसपी का पार्ट हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आर्टिकल 51 में मेंशन है। कहाँ पर मेंशन है ये आर्टिकल 51 में। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, पहले 10 थे और अभी 11 हो गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोग ये याद रख सकें, क्योंकि सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो याद रखने जरूरी हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, पर ये सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि टू प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज, क्या ये मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, या फिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है या फिर नहीं है। या फिर मान लीजिए टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। तो अगर आपको ये पता नहीं रहेंगे, अगर आपको ये सारे के सारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं अगर ये सारे के सारे याद नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लगातार पूछा जाता रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि एसएससी की हिट लिस्ट में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो काफ़ी ऊपर है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिए कि आप इसको याद कर लें। अब क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात आ गई है, तो मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो इलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, ये किस कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह, क्या नाम था इनका, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना चाहिए। ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। तो आप याद कर लीजिए, 42nd अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। तो कौन प्राइम मिनिस्टर था जब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड की गई थी। तो ऑब्वियस वाली बात है, यहाँ पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। क्या नाम था, इंदिरा गांधी। इन्होंने जब एक समय ऐसा आया था जब 1975 से लेकर के 1976 के बीच में इन्होंने इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी। क्या लगा दी थी, इंटरनल इमरजेंसी। तो इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ था कि जो भी इस देश के नागरिक हैं, उन लोगों ने बहुत जगह पे दंगे करने स्टार्ट कर दिए। बहुत जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के विरोध किया था। इसमें से क्या हुआ था, काफ़ी इस देश में कहीं आगजनी हो जा रही है, कहीं पे बसें जला दी जा रही हैं, कहीं पे घरों में आग लगा दी जा रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी को लगा कि हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें कई सारी चीज़ें, ड्यूटीज़ जो हैं जिनको हम ड्यूटीज़ कह सकते हैं, वो सारी मेंशन हो कि जो इस देश का आम नागरिक है उसे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फॉलो करनी मैंडेटरी हैं। मतलब ये बाइंडिंग तो नहीं है, पर ऐसी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि ये सारी अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये 10 इसमें ड्यूटीज़ ऐड करके ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट तैयार। किन किन लोगों के लिए ये ऑब्लिगेशन है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें, जो केवल सिटीजन, अगर मान लीजिए कल कोई फॉरेनर आता है, विदेश से कोई इंडिया आता है, तो उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो करना जो है वो जरूरी नहीं है। वो चाहे तो फॉलो करे, वो चाहे तो फॉलो ना करें। पर इंडिया के लिए, जो इंडिया के नागरिक हैं, उन सबके लिए एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करें। ठीक है, यहाँ पे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते थे वो सारे हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। हम देखते हैं आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A में क्या हुआ था,
जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसी को ही पहले यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा कि 10 थे पहले टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो 86 अमेंडमेंट किया गया। 86th अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट में क्या किया गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी टोटल 10 थी पहले, उनको बढ़ा करके 11 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 11। और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, वो 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 टू 14। किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे? 6 से 14 एज ग्रुप की बात कर रहे हैं कि 6 से 14 एज ग्रुप के जो भी बच्चे होते हैं उनको पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। ये हमने कैसे जोड़ा? 86 अमेंडमेंट, जो कि हुआ था कब? 2002 में। ये सारी डेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये सब याद करते चलिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट जो था, यहाँ से हमने अपना 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो था वो ऐड किया, जो कि क्या था? राइट टू एजुकेशन। और ये 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार देता है। और जब हमने 86 अमेंडमेंट किया तो हमने उनको ना ही सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जोड़ा हमने राइट टू एजुकेशन को, बट हमने उनको फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट बनाया। फंडामेंटल राइट्स में कहाँ जोड़ा हमने इसको? 21A में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 21A, तो 21A किसकी बात करता है? राइट टू एजुकेशन की। आर्टिकल 15 देख लेते हैं क्या बोलता है। आर्टिकल 15 को आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। तो आर्टिकल 15 ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ तक है? 12 से लेकर के 35 तक। और ये किस में आते हैं? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स जो है। अब हमारा यहाँ पे हम 15 फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन, रेस रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। रेस रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है ना? यहाँ पे प्रोहिबिशन की बात हो रही है। तो ये हमारा कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 31C देख लेते हैं, पर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आर्टिकल 31C जो है, आर्टिकल 31C, ये क्या हुआ? इसको क्वेश कर दिया गया। क्वेश मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया, रिमूव्ड, रिपील्ड, रिमूव्ड, क्वेश्ड, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया क्योंकि इसमें क्या था? ये भी इंदिरा गांधी के टाइम पे ही हुआ था। इंदिरा गांधी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट का पार्ट था ये भी। इसमें क्या हुआ था कि जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने बोला कि हम फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके ऊपर हम कोई भी कानून बना सकते हैं और वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। पर फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो केशवानंद भारती जजमेंट लेकर के आई, उसमें उन्होंने बोला, एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट दिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये किस जजमेंट में आया था? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती। ये सब आप इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स आप याद करते चलिए, जितने याद हो जाए उतना अच्छा है। केशवानंद भारती, तो केशवानंद भारती केस में क्या हुआ? इन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें इन्होंने बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं हमारे फंडामेंटल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो जो चीज़ें, उनको पार्लियामेंट चाह के भी उनको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती है। और अगर वो ऐसा करती है, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से छेड़छाड़ करती है, तो क्या हुआ? जुडिशरी जो है वो उनको क्वेश कर देगी या फिर रिमूव कर देगी, रिपील्ड कर देगी। ठीक है? तो जो इंदिरा गांधी ने ये बनाया था 31C, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम कोई भी फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला कॉन्सेप्ट लाया, तो इन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। अब क्या है? 31C में बोला था इंदिरा गांधी ने कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई भी कानून बनाते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। तो अगर जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, तो ऑब्वियस वाली बात है उसके ऊपर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ पे अप्लाई होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें से क्या हुआ? ये आर्टिकल 31C जो था ये क्वेश कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है? आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। तो हमने ये चारों आर्टिकल्स जो हैं ये बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनलिस्ट द फंडामेंटल राइट्स? किस पार्ट में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन है? अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन के बारे में एलेबोरेट कर रहा था, तो हमने क्या देखा कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में आता है। किस में आता है? पार्ट 3 में। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पूछा हुआ है, किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आते हैं। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि पार्ट 3 जो है उसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट और भी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन जो है इनको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि पार्ट्स, शेड्यूल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से एसएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी तो हम छोड़ नहीं सकते उनको, तो हमें ये सारे देखने पड़ेंगे। ये सारे ऑप्शन भी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 क्या कहता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में यहाँ पे बात होती है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्या होता है हमारा? पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। क्या है? सिटीजनशिप। पार्ट 3 में आपको पता लग गया फंडामेंटल राइट्स है। और पार्ट 4 में क्या है हमारा? डीपीएसपी। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी। पार्ट 5 में क्या है? यूनियन। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है। टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? मैं आपको बताता हूँ कि अभी कितने हैं, 25। आप बताइए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस टाइम पे कितने पार्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में?
तो ये देखिए आपको मैं बता रहा था, जहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो पहले सबसे पहले क्या आता है, प्रीएम्बल। फिर पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप है। तीसरे में फंडामेंटल राइट्स है। चौथे में डीपीएसपी है। 4 का ए है जो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसके बाद फिर 5 में यूनियन है। 6 पे स्टेट है। 7 वाला जो है हमारा वो हटा दिया गया, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसके बाद क्या होता है 1955 में क्या होता है, फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशन आती है। किसकी आती है? फजल अली कमेटी। जब फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशन आती है तो हमारे जो स्टेट्स हैं इनको हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। किस बेसिस पे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के हिसाब से हम स्टेट्स का डिवीजन करना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज के हिसाब से अगर हमने स्टेट्स का डिवीजन करना शुरू कर दिया तो जो पहले के ये पार्ट्स बने हुए थे डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें हम स्टेट्स को शामिल करते थे, वो अब किसी काम के नहीं रह गए। तो इसलिए हमने ये जो पार्ट 7 था इसको हमने रिपील कर दिया। क्या कर दिया हमने? रिपील्ड। ठीक है। पार्ट 8 जो है वो आपका यूनियन टेरिटरीज है। पार्ट 9 पंचायत है। और पार्ट 9 क्या है? म्यूनिसिपैलिटी है। पार्ट 9 क्या है? म्यूनिसिपैलिटी। तो इस तरीके से मैं आपको ये दिखा देता हूँ और भी जो भी हैं यहाँ पे। म्यूनिसिपैलिटी हो गया पार्ट 9 है। पार्ट 9 बी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। पार्ट 10 जो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। इस तरीके से जो आगे के पार्ट्स हैं इनको भी देख लीजिए आप। मैं अब एक एक पार्ट आपको पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ये याद कर लीजिए क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो लगातार फ्रेम हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप ये मिस करें क्योंकि बहुत ही बेसिक है ये सब चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन दी प्रोविजन ऑन यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में किस पार्ट में मेंशन है। अभी हमने डिटेल में देखा, क्या देखा हमने कि जो 5th पार्ट था हमारा वहाँ पे क्या है? यूनियन है। 5th पे क्या है? यूनियन। 6 पे क्या है? स्टेट्स। 7 वाला जो हमारा वो रिपील्ड हो गया था। 7 क्या हो गया था? रिपील्ड। तो 8 थी क्या बचा? यूनियन टेरिटरी। क्योंकि 9 में क्या आ गया था हमारा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 9 पे क्या आ गया था हमारा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। यानी कि 8th पार्ट में क्या है? यूनियन टेरिटरी। इसमें से 8th कौन सा है? ये वाला। अब 8th हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरी। और 7th ये पूछ रहा है कौन सा है? ये तो क्या हो गया? रिपील्ड। ये हो गया रिपील्ड। अब ये हमारा कौन सा बचा? पार्ट 9 जो कि क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और पार्ट 9 बी ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या है ये? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो कई बार डिस्कस कर लिए हैं और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आई होप कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे पार्ट्स, आप याद करते चलिए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल इनमें से बात करता है। आपने पिछला वाला हमारा जो सीरीज का फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने पॉलिटी के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए थे, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन के ऑप्शन में था शायद ये वाला क्वेश्चन। तो हमने आर्टिकल देखा था ये वाला। कौन सा आंसर क्या है इसका? आर्टिकल 54। यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आपको प्रेसिडेंट के बारे में कुछ और बता देता हूँ मैं। अब क्या है, अब यहाँ पे तो केवल आर्टिकल 54 दे रखा है, लेकिन हम प्रेसिडेंट के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं फेमस फेमस और इनके अगल बगल वाले जो भी आर्टिकल्स आते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। पहले तो आप ये देख लीजिए जो हमारा 51 तक है। 51 तो क्या है? DPSP है 51 पे। ठीक है। 51A पे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाता है। तो यहाँ तक तो हमारा सॉर्टेड है पहले से ही। अब हम आते हैं 52 पे। 52 से क्या शुरू होता है? पार्ट हमने भी देखा यूनियन। 52 में क्या कहता है ये? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। यानी कि ये कहता है कि इस देश में जिसका नाम भारत है इसमें एक प्रेसिडेंट की भी पोस्ट होनी चाहिए। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसी तरीके से आप याद कर लीजिए जब प्रेसिडेंट के बारे में 52 में मेंशन है तो आप याद कर लीजिए प्रेसिडेंट पूछ चुका है तो किसके बारे में और पूछ सकता है ये आने वाले टाइम में? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो 63 में क्या लिखा है? 63 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट देख लिया, हमने वाइस प्रेसिडेंट देख लिया। हम देख लेते हैं इसी सीरीज में एक और। अब आप देखिए याद करना यहाँ पे कितना आसान हो जाएगा। ये पहला क्या था? 52, फिर हुआ 63, फिर हुआ 74। इस ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। 74 में क्या कहता है? देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। टू बी हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे किसी भी हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर के बारे में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 74 में कैसे मेंशन किया हुआ है कि इस देश में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, इनको हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देख लिए। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन से कहाँ कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। 52 यानी कि प्रेसिडेंट हो गया, 63 यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, 74 यानी कि प्राइम मिनिस्टर। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी हेड बाई प्राइम मिनिस्टर। और दूसरे आर्टिकल्स देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 51A जो है हमने अच्छे खासे तरीके से डिस्कस कर लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये। आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल 51 जो है इंडिया दुनिया के इकलौते चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ पे हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। तो आर्टिकल 51 क्या है? इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में
है ये आर्टिकल कि हम अपने जितने भी पड़ोसी दोस्त हैं उन सबसे दोस्ती करके रखेंगे। अगर हम किसी से कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उन सारे एग्रीमेंट्स का हम पालन करेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हैं और वो आर्टिकल 51 में मेंशन है। तो आप ये भी याद कर लीजिए। 51 ये क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। 51 क्या हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन। 54 क्या हो गया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब हमने ये सारे डिस्कस कर लिए तो हम 53 भी देख ही लेते हैं। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, यानी कि इस देश में अगर कोई भी, मान लीजिए सदन में कोई भी बिल पास होता है, अब उसको कानून बन जाना चाहिए, लेकिन वो कानून कब बनेगा? ये बिल अगर ये पास हो गया है, लेकिन जब तक यहाँ पे प्रेसिडेंट का साइन नहीं आएगा तब तक ये बिल पास नहीं हो सकता। इसलिए प्रेसिडेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है। और इनको, आपको पता है कि ये क्या है, हमारे सुप्रीम कमांडर ऑफ यूनियन, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस में सारे के सारे जितने भी हमारे देश की जितने भी हमारे देश की जितनी भी सेनाएं हैं वो सारी की सारी इसके अंदर काउंट होती है। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स गारंटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है इनमें से जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम और उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो हमें पता है जैसा कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established by law, established by law। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि किसी भी इंसान को उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते, यानी कि उसकी लाइफ को लिया नहीं जा सकता। यानी कि यहाँ पे फांसी की बात कर रहे हैं। और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी यानी कि उसकी फ्रीडम की बात कर रहे हैं, यानी कि उसका जो सेल्फ का इंडिविजुअल का स्पेस है, प्राइवेट स्पेस, उसको कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर करा जा सकता है तो सिर्फ एक ही तरीके से, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रावधान है कि अगर आप ये वाला गलत काम करते हैं तो उसके लिए ये सजा मिलेगी, तो आप उसे ही फॉलो कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई नेक्स्ट लेवल का कानून नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना? तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो हमारा आर्टिकल 21 हमने देख लिया है। तो यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे ही आपको पता है कि ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, क्योंकि वो कहाँ से कहाँ तक है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक आता है? 12 से 35 तक। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, इसका मतलब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 21 आपको खुद ही पता है, अभी हमने डिस्कस किया डिटेल में, 86 अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया था। तो हमारे ये दो आर्टिकल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। अब आर्टिकल 20 देख लेते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 के अंदर में दो चीज़ें मेंशन है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक कहता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट, टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। दूसरा क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी पनिश्ड, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर सेम क्राइम। यानी कि ये दो चीज़ें क्या, आर्टिकल 20 क्या बोलता है? दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा है यहाँ पे। पहला पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि कोई भी इंसान ने अगर मान लीजिए उसने मर्डर भी किया हुआ है तो आप उसको ये बात बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि तुमने मर्डर किया है। अदरवाइज फिर क्या होगा? ये तो किसी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल को पकड़ेंगे और उसको बोलेंगे तुमने बैंक में लूट की थी। अगर मान लीजिए पुलिस वाले उसको जेल में बंद करते हैं और उसके बाद मार पिटाई करते हैं, उससे एक लेटर लिखवा लेते हैं कि जी तुम लिखो ये लेटर, इस पर नीचे साइन करो कि मैंने ही क्या किया है, यहाँ पे बैंक में लूटपाट करी थी। तो अगर वो कल को जज के सामने जाता है और वो अगर लेटर वो उसका मान लिया जाता है जज के सामने, तो क्या होगा? उसको सजा मिल जाएगी। इसीलिए ये वाला प्रावधान बनाया गया है कि किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हम। क्या नहीं कर सकते हम? फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ खुद ही गवाही दे। मान लीजिए किसी ने गलती की है, कोई दोषी है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि कैमरा है या फिर अगर उसने कोई अपना फ़ोन का यूज़ किया होगा, उन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए आप पता लगाइए कि मैंने ये दोष किया हुआ है या फिर मैंने ये गलत काम किया हुआ है, तभी मेरे को सज़ा मिल सकती है। या फिर किसी कोई गवाही दे दे दूसरा बंदा, लेकिन जिस बंदे ने किया है वो उसको खुद को बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुम अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लो, ठीक है ना? और दूसरा क्या पॉइंट है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पावरफुल लोग हैं, मान लीजिए कि जिनके खिलाफ भी ये बंदा केस लड़ रहा है, अब मान लीजिए उसने अगर गलती की है उसको सजा मिल गई, मान लीजिए 3 साल की सजा है किसी गुनाह के लिए, तो उसकी जब 3 साल पूरे हो जाए तो फिर अगर मान लीजिए उनके पास अच्छा वकील हो, फिर से हायर करके फिर से उसको सजा दिलवा सकते हैं कि भई ये बाहर निकल जाएगा अगर तो ये तो फिर से हमारे लिए खतरा बन सकता है जो बंदा अंदर है। तो इसलिए ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर कोई भी बंदा एक क्राइम करता है तो उसके लिए अगेन उसको दोबारा 3 ईयर्स की जेल नहीं मिल सकती सेम क्राइम के लिए। हाँ, अगर वो दोबारा कोई क्राइम करता है तो उसके लिए अलग से सजा हो सकती है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल 20 जो है अपना वो देख लिया है।
हमारा कौन सा आर्टिकल रह गया यहाँ पे? आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 भी देख लेते हैं ये क्या कहता है। तो आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 22 जो है ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसकी बात करता है। ये बोलता है कि एवरी पर्सन हु हैज़ बिन अरेस्टेड और डिटेन्ड, every person who has been arrested or detained shall have the right to defend himself, ठीक है ना, himself, and thus he must be presented before the nearest magistrate, before the nearest magistrate within 24 hours। क्या कहता है ये? आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है ये। क्या कहता है? एवरी पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड शैल हैव द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ एंड थस ही मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। यानी कि ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी बंदे ने अगर मान लीजिए किसी को अरेस्ट या फिर डिटेन किया गया है तो उसको अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है। अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा वो? तो ये पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि वो 24 आवर्स के अंदर ही वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाए, ताकि वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात बता पाए कि जी मैंने ये किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था, जो भी है वो अपना वहाँ पे रीजन्स बता पाए। तो हमने सारे चारों आर्टिकल देख लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स के जो भी क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर आपके पास आ जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप उसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर ये लिख करके दे दिया है ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सारे यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप इसका नोट्स बनाते चलिए। अब यहाँ पे जैसे भी हमने देखा था पार्ट्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले हमने देखा 2-3 क्वेश्चन पार्ट के ऊपर पूछ चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पार्ट सारे याद होने चाहिए आपको। इस तरीके से 6 शेड्यूल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? 6 शेड्यूल। तो इसलिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? शेड्यूल्स भी आपको सारे पता होने चाहिए, किस शेड्यूल के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी टोटल कितने शेड्यूल हैं। अभी कितने हैं टोटल? 12। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि शेड्यूल जो है वो जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस टाइम पे कितने शेड्यूल्स थे। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल थ्रू द ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये बोल रहा है कि 6 शेड्यूल के अंदर इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जिनका ट्राइबल एरिया जो है वो 6 शेड्यूल का पार्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 6 शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट्स आते हैं, केवल 4 स्टेट्स आते हैं। इनको कैसे याद करते हैं? एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर। 4 स्टेट कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कौन कौन से 4 स्टेट्स हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 स्टेट्स हैं जो कि 6 शेड्यूल का पार्ट है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी शेड्यूल ट्राइब रहती है, अगर सरकार को लगता है कि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब रहती है तो उसको वो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज का पार्ट बना देते हैं। तो जो भी स्टेट्स हैं जिनके अंदर भी शेड्यूल ट्राइब रहती है वो सारे किसके पार्ट हैं? 5th शेड्यूल का। लेकिन ये 4 स्टेट ही ऐसे हैं जो कि 6 शेड्यूल का पार्ट है। इनके पास क्या है? 5th शेड्यूल वाले जो ट्राइबल एरियाज हैं उनसे ज़्यादा पावर्स हैं जो कि 6 शेड्यूल में जो ट्राइबल एरियाज मेंशन है। और वो कौन कौन से स्टेट्स में आते हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कितनी आसानी से आप याद कर सकते हैं इसका? क्या तरीका याद करने का? एटीएम स्क्वायर। तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, पर मणिपुर नहीं है। क्या है? मिजोरम। मिजोरम है। क्या है? मिजोरम। मैं आपको शेड्यूल्स की भी फोटो दिखा देता हूँ एक बार, आप उसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ से क्वेश्चन आए और आप गलत करके आ जाएं, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं हमारे देश में, वो कहाँ पे आता है? फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट है। सेकंड शेड्यूल में इस तरीके से क्या आता है? सैलरीज आती हैं। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन सबकी सैलरी के बारे में कहाँ पर मेंशन है? सेकंड शेड्यूल में। प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ये सारी कौन सी हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं सारी। इस तरीके से थर्ड शेड्यूल में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे क्या है? फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। यहाँ पे ओथ की बात होती है। कौन सी शपथ, कौन से टाइप की शपथ जो है वो, कौन सा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जा रहा बंदा जो है वो कैसी शपथ लेगा, वो कहाँ मेंशन है? थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है कि किस स्टेट की कितनी सीट्स हैं राज्यसभा में। फोर्थ शेड्यूल में क्या मेंशन है? किस स्टेट की कितनी सीट्स राज्यसभा में हैं। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट्स किस स्टेट के पास? अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिए, किस स्टेट के पास राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, यानी कि यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं वो सारे के सारे फिफ्थ शेड्यूल में आ जाते हैं। और सिक्स शेड्यूल में क्या है? केवल ये 4 स्टेट्स आते हैं। यहाँ पे भी शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज ये भी हैं, लेकिन इनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी है, ज़्यादा फ्रीडम है, ज़्यादा पावर्स है कंपेयर टू फिफ्थ शेड्यूल वाले जो भी स्टेट्स हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डिटेल में देख लिया है कि कितने शेड्यूल होते हैं, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है, वो सब हमने हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो ये आपको एक बार मैं लिस्ट दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखिए 6 हो गया। 7 शेड्यूल में क्या है? कौन कौन सी लिस्ट आती है? यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ये जो भी लिस्ट होती हैं, यानी कि कौन से काम कौन गवर्नमेंट करने वाली है, वो यूनियन गवर्नमेंट का काम है या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, या फिर वहाँ पे दोनों लोग मिल करके काम करेंगे। ये डिसाइड कौन करता है? ये 7 शेड्यूल डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में
ऑलरेडी मेंशन है कि किसका काम क्या है। तो 7 तक यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल और 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितने शेड्यूल हैं टोटल, अभी 12। और क्वेश्चन क्या है आपका, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस टाइम पे टोटल कितने शेड्यूल थे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जिन लोगों को भी पता है अगर आंसर, तो वो कमेंट में लिख करके इसका आंसर बताएं। ओके, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है। तो अगर आपको पता है, एक चीज़ अगर आपको पता है, सिर्फ ट्रिक ट्रिक देखिए आप। अगर आपको पता है कि जो रिलीजन के से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो किस आर्टिकल में मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में वो सारे के सारे आर्टिकल मेंशन हैं जहाँ पे भी राइट टू रिलीजन की बात होती है। किसकी बात होती है, राइट टू रिलीजन की। तो अगर आपको इनमें से पता है ये कि 25 से 28 के बीच में केवल रिलीजन के बारे में बातचीत होती है, तो आप इजीली ये वाला आंसर लगा करके आ जाएंगे। चाहे आपको डिटेल में एकदम बेसिक एकदम रटा हुआ ना भी हो, लेकिन आपको अगर मोटा मोटा आइडिया है कि राइट टू रिलीजन के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आर्टिकल 15 के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन वाली बात हुई यहाँ पे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन सब चीज़ों के बारे में पहले ये बात हो चुकी है हमारी, ठीक है ना। तो आर्टिकल 15 हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। आर्टिकल 20 आई थिंक ये वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 20 भी, हाँ 20 के अंदर क्या था, 20 के अंदर वो 2 तरीके के कानून थे, हमने देखा था अभी पहले इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था। नो पर्सन कैन बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम और नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये हमने अभी आर्टिकल 20 वाला जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो बच गया आर्टिकल 30। ये देख लेते हैं क्या कहता है आर्टिकल 30 हमारा। आर्टिकल 30 ये कहता है ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, all minorities whether based on religion or language shall have the right to form educational institution of their choice। ठीक है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। यहाँ पर रिलीजन और लैंग्वेज दोनों के हिसाब से जो भी माइनॉरिटीज़ हैं इस देश में रहते हैं, रिलीजन के हिसाब से भी और लैंग्वेज के हिसाब से भी, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू फॉर्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यानी कि जो भी हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो रिलीजन के हिसाब से हो या फिर लैंग्वेज के हिसाब से हो, उनके पास ये फ्रीडम है कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं वो अपना इंस्टीट्यूशन, और इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हैं इंडिया में। क्या है यहाँ पे, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं। तो वो किस में आ गए, रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर आ गए। बहुत सारे मदरसे हैं, मदरसास आर देयर। तो ये सब क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इस तरीके से अगर मान लीजिए संस्कृत लैंग्वेज है, तो संस्कृत लैंग्वेज के क्योंकि क्या है वो माइनॉरिटी लैंग्वेज है, बहुत कम लोग इस देश में संस्कृत भाषा बोलते हैं, इस हिसाब से संस्कृत लैंग्वेज भी एक इंस्टीट्यूशन, संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर भी एक इंस्टीट्यूशन खोला जा सकता है। ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक आपको ये अच्छे से हमने चारों पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, चारों ऑप्शन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द राइट टू हेल्थ। यहाँ पे पूछ रहा है राइट टू हेल्थ के बारे में, कि किस आर्टिकल के अंदर राइट टू हेल्थ के बारे में मेंशन है। तो जैसा कि आपको पता है कि राइट टू हेल्थ जो है, राइट टू हेल्थ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। राइट टू हेल्थ जो है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का पार्ट तो नहीं है। डीपीएसपी में आपको मिल जाएगा राइट टू हेल्थ, बट फंडामेंटल राइट्स में ये मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक भी आर्टिकल जो है वो डीपीएसपी से रिलेटेड तो नहीं है। यहाँ पे जितने भी आर्टिकल हैं वो किसके अंदर आते हैं, फंडामेंटल राइट के, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। तो यानी कि इन चारों में से ही एक ऑप्शन होगा। तो आप अभी हमने डिस्कस कर लिया 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन। 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 20 भी डिस्कस कर लिया हमने कि इसके अंदर 2 पार्ट हैं। एक तो कि एक ही बंदे को 2 बार एक ही गुनाह की सजा नहीं दी जा सकती, और दूसरा क्या है, नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि कोई भी इंसान जो है अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें थी, हमने ये देख लिया है पहले ही। बच गया हमारा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि जीवन जीने का अधिकार और सबकी अपनी फ्रीडम, ये आर्टिकल 21 के अंदर आती है। तो जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 जो है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, राइट टू लाइफ। तो जब राइट टू लाइफ आता है इसके अंदर, तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में टाइम टू टाइम देता रहता है। जैसे कि राइट टू मैरिज हो गया आपका, राइट टू मैरिज, जीवन जीने का अधिकार जो है, अगर किसी के पास शादी करने का अधिकार नहीं है तो वो क्या है, राइट टू लाइफ के अगेंस्ट जा रहा है। तो इसलिए क्या है उनका, वो आर्टिकल 21 में भी काउंट होता है वो आर्टिकल,
19 में भी काउंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे राइट टू फ्रीडम आता है। बट मोस्टली जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो क्या बोला है कि राइट टू मैरिज जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। इसी तरीके से राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू हेल्थ, ये क्या है? ये हादिया जजमेंट। एक ये क्या हुआ था? हादिया जजमेंट आया था। हादिया एक लेडीज थी, उनकी मैरिज के ऊपर कोई दिक्कत आ गई थी कुछ, तो वो हादिया केस जो था उसके नाम से हम राइट टू मैरिज वाला जो केस है इसको याद रखते हैं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक है। इस तरीके से राइट टू क्लीन एयर हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया। इस तरीके से राइट टू स्लीप, जैसे आपने देखा होगा एक वो जो प्रॉब्लम अभी हो गई थी अजान को लेकर के, कि अजान जो है वो सुबह 5 बजे बजती है जो, तो वो हमें डिस्टर्ब करती है, तो वो राइट टू स्लीप के अगेंस्ट जा रहा था। राइट टू स्लीप जो है एक जजमेंट में पुराने में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू स्लीप जो है वो राइट टू लाइफ के अंदर में मेंशन की हुई है, कि अगर मान लीजिए सोने का अधिकार नहीं है किसी को वो, तो वो उसकी लाइफ के लिए ही खतरा बन जाती है, क्योंकि अगर वो इंसान अगर सही तरीके से सो नहीं रहा है तो अपनी पूरी जो दिन भर की दिनचर्या है उसको वो सही तरीके से निभा नहीं पाएगा। इसलिए वो राइट टू स्लीप जो है ये भी किसके अंदर आ गया? राइट टू लाइफ के अंदर। तो इसी की वजह से क्या हुआ था, जो 5 बजे अजान होती है इसके ऊपर विवाद हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये राइट टू लाइफ के अंदर मेंशन है ऑलरेडी। ये क्या है? डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट क्या है डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट जब देती है तो वो ये सारी चीज़ें ऐड करती रहती है राइट टू लाइफ के अंदर में। तो आप ये सारी इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए एक बेसिक। अदरवाइज आप क्या होगा, ऑप्शन में फंस जाएंगे। क्योंकि अगर हम आर्टिकल 19 में डिस्कस करें तो आर्टिकल 19 में क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। 2 पॉइंट तो ये हो गया आर्टिकल 19 में। ऐसे कितने पॉइंट है टोटल? 6 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? राइट टू फॉर्म, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये कहाँ पे आ गया? ये आर्टिकल 19 के अंदर है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू फॉलो एनी प्रोफेशन, राइट टू डू एनीथिंग, राइट टू डू एनी जॉब एनी प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। ये कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5। एक और कौन सा रह गया? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। इस तरीके से टोटल 6 पॉइंट हैं जो कि आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन है। तो पहला क्या कहता है? पहला कहता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू फॉलो प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। 6 पॉइंट क्या है हमारा? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। तो इस तरीके से आर्टिकल 19 के अंदर ये 6 पॉइंट मेंशन है। ठीक है ना? हमने यहाँ पे ये चारों के चारों जो भी पॉइंट हैं हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अगर आपको याद हो तो अभी मैंने आपको 7 शेड्यूल दिखाया था। क्या दिखाया था आपको? 7 शेड्यूल। तो वहाँ पे इस तरीके से 3 लिस्ट बनी हुई है। एक कौन सी है? स्टेट की लिस्ट है। एक कौन सी है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। तीसरी क्या है? कंकरेंट लिस्ट। तो ये चेंज होते रहते हैं नंबर इसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये बताता है, तो जो 7 शेड्यूल है ये बताता है हमें कि किस सब्जेक्ट के ऊपर कौन सा जो स्टेट है या फिर यूनियन है वो कानून बना सकता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी किसी चीज़ के ऊपर, या फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, या फिर कंकरेंट यानी कि दोनों लोग मिल करके कानून बनाएंगे। ये कहाँ पर मेंशन है? 7 शेड्यूल में। अभी टोटल जो इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सरकार जो है टाइम टाइम पे अमेंडमेंट करती रहती है। तो इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इस वक्त यूनियन के अंदर कितने हैं टोटल? 100 सब्जेक्ट्स हैं। इस तरीके से स्टेट लिस्ट जो है इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? 61। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल? 52। यानी कि सेंट्रल लिस्ट जो है ये सबसे लंबी है, 100 है इसके अंदर। स्टेट लिस्ट के अंदर 61 है सब्जेक्ट टोटल, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट है। इसीलिए क्या बोला जाता है? इंडिया इज ए काशी फेडरल स्ट्रक्चर। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर्स है। वो कितने सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं? ये देख रहे हैं आप कितनी बड़ी लिस्ट है? 100 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। और जबकि स्टेट लिस्ट जो है वो कितनी लंबी है? केवल 67 सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर क्या होता है? दोनों लोग मिलकर के कानून बनाते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों लोग मिलकर के कानून बनाते हैं कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स के अंदर। पर उसमें भी क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने और यूनियन गवर्नमेंट ने दोनों ने कानून बना दिया, किसके कानून की वैलिडिटी रह जाएगी? यूनियन गवर्नमेंट की। कौन सा वाला कानून जो है वो इन्फोर्सेबल रहेगा? यूनियन गवर्नमेंट का। तो इसलिए इंडिया इज ए काशी फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया को क्या बोलते हैं? कि हमारा क्या है? ये काशी फेडरल स्ट्रक्चर है। और यू कैन ऑल्सो से इट इज अ फेडरेशन विथ अ यूनिटरी टिल्ट। फेडरेशन विथ अ यूनिटरी टिल्ट, यानी कि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, पर ये इसका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ झुका हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? काशी फेडरल स्ट्रक्चर।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो रही है। एग्रीकल्चर जो है वो रेसिड्यूरी पावर्स में आता है, यानी कि रेसिड्यूरी पावर्स कौन सी होती है? रेसिड्यूरी पावर्स जो होती हैं वो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ना ही वो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, ना ही वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, ना ही वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तो कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस टाइम पे नहीं थी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर साइबर सिक्योरिटी हो गई। उस टाइम के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको उन चीज़ों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, तो उन्होंने क्या किया है कि रेसिड्यूरी लिस्ट बना के गए वो। क्या बना के गए वो? रेसिड्यूरी लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर क्या है, जो भी नई-नई चीज़ें ऐड होती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर मेंशन होती रहती है रेसिड्यूरी पावर्स के अंदर, ठीक है? और ये रेसिड्यूरी जो लिस्ट बनती है, इसके ऊपर कानून कौन बनाता है? यूनियन गवर्नमेंट। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर आपको पता है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, जो कि हमारी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएँगे। जैसे कि रेसिड्यूरी पावर्स जो हैं, ये हमने किस देश से ली है? ये हमने किस देश से ली है? जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, या फिर हमने यूएसए से ली, या फिर हमने यूके से ली। तो हमने रेसिड्यूरी पावर्स जो है, ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? इसका आंसर अगर आपको पता है, तो आप हमें कमेंट में मेंशन करके बताइए। तो आइए देखते हैं एग्रीकल्चर जो है वो किस लिस्ट में आता है। मैंने आपके लिए ये पूरा चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप इसमें से देख सकते हैं। ये हमारी शेड्यूल की लिस्ट हो गई, और ये हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डिफरेंट लिस्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है? यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है, ये टोटल सब्जेक्ट्स नहीं है। यहाँ पे वही सब्जेक्ट्स मेंशन है जो हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। यानी कि एसएससी जो है वो जब भी कोई क्वेश्चन फ्रेम करती है, तो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो इन्हीं टॉपिक से, जो इन्हीं सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे मेंशन है, उनमें से ही कोई एक उठा करके आपको यहाँ पे गुमराह करने की कोशिश करेगी। यानी कि यहाँ से ही क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होंगे। तो आप ये देख लीजिए। तो मैं आपके लिए ज़ूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख पाएँगे। या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई। ये जो है ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं, यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में मेंशन है, वो सब मैंने कोशिश की है कि वो यहाँ पे दिखाई पड़े आपको। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो वो आप गूगल पे सर्च करेंगे अगर 7 शेड्यूल, तो आपको डिटेल में ये मिल जाएगी लिस्ट। लेकिन जो भी हिट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट के अंदर, वो सारे यहाँ पर मेंशन है। और ये देखिए वो रेसिड्यूरी पावर जिसके बारे में हम बात करते हैं। रेसिड्यूरी पावर्स के बारे में क्या था? अब देखिए इसके अंदर क्या है, साइबर लॉस। तो साइबर लॉस जो थे वो उस टाइम पे तो कभी थे नहीं, तो इसके ऊपर रेसिड्यूरी पावर्स जो हैं, इनके ऊपर कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ पर आती है? ये देखिए, ये रहा एग्रीकल्चर, यानी कि ये किस लिस्ट का पार्ट है? स्टेट लिस्ट का, ठीक है ना? आई होप कि आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से किस आर्टिकल के अंदर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, इस इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट। तो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है ये? आर्टिकल 331। इसमें जो और दूसरे आर्टिकल्स हैं ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी क्या है, आर्टिकल 331 के अंदर ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर उनको लगता है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, यानी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी हुई? अंग्रेज जो इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पे आए हुए थे, उन लोगों ने क्या हुआ, कई सारे इंडियन से शादी की, तो उन लोगों के जो बच्चे हुए वो किस कम्युनिटी का पार्ट बन गए? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। किस कम्युनिटी का पार्ट बन गया वो? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। तो अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है लोकसभा में, वो लोग इलेक्शन जीत करके नहीं आ पा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कितने लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं? 2 लोगों को, कि 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को वो लोकसभा में भेज सकते हैं। पर अभी क्या हुआ, पिछली साल जो मोदी गवर्नमेंट है, इन लोगों ने इसको रिपील कर दिया, यानी कि आर्टिकल 331 को हटा दिया गया। तो इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो ये है कि 104th अमेंडमेंट जो है, 104th अमेंडमेंट जो है, इसके अंदर इन्होंने आर्टिकल 331 को हटा दिया है पिछली साल। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से अमेंडमेंट से आर्टिकल 331 को हटाया गया है। आर्टिकल 331 को हटाया गया है कौन से अमेंडमेंट से? आर्टिकल 104th। बस आप ये याद रखिए, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में बात करता है? यानी कि किस आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर सकती है न्यू स्टेट्स को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अंदर ये मेंशन है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर सकती है न्यू स्टेट्स को। तो अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ये चारों आर्टिकल्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? पार्ट 1 यानी कि 1 से 4, और पार्ट 2 में क्या आ गया? 5 to 11, यानी कि ये किससे रिलेटेड होता है? पार्ट 2 सिटीजनशिप। किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो इसलिए ज़रूरी है कवर करना। तो आर्टिकल 3 देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन लीड टू फॉर्मेशन
ऑफ न्यू स्टेट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ स्टेट, अल्टर, अल्टर यानी चेंज करना, अल्टर एरिया ऑफ स्टेट और अल्टर द नेम ऑफ स्टेट। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि आर्टिकल 3 के अंदर क्या क्या कर सकती है। तो इसके लिए आप ये निमोनिक है, याद रखिए, फिदा, क्या है ये, फिदा। अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टेट, इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ स्टेट, इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, अल्टर द एरिया ऑफ स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ स्टेट। इस तरीके से हमने आर्टिकल 3 ये डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं और कौन कौन से आर्टिकल बचे हुए हैं यहाँ पे। आर्टिकल 1, 2 और 9, ओके, तो इन लोगों को भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, ये देख लेते हैं। ये कहता है पार्लियामेंट में बाई लॉ, पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट, एडमिट इनटू यूनियन न्यू स्टेट्स ऑन सच terms and conditions as it thinks fit। यहाँ पे हमने आर्टिकल 1 देख लिया, आर्टिकल 2 देख लिया, यहाँ पे हमने आर्टिकल 3 देख लिया। हमारा कौन सा बच गया, आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 देख लेते हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि इफ एनी पर्सन हैज voluntarily acquired citizenship of any other country, if any person has voluntarily acquired citizenship of any other country, then he will not remain citizen of India, he will not remain citizen of India। यहाँ पे हमें एक चीज़ और नई पता लगती है कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ही देश की सिटीजनशिप अलाउ करती है। या तो आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हो या तो फिर यूएसए, जापान, चाइना कहीं के भी सिटीजन हो सकते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे ड्यूअल नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि ड्यूअल नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, यूएसए में। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर आप इंडिया के नागरिक हो लेकिन अगर आप वॉलंटरीली यानी कि अपने आप से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हो तो इंडिया का जो आपका सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा आपके पास से। तो यहाँ पे इंडिया में ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे इंडिया में नहीं है, ड्यूअल सिटीजन नॉट अलाउड, ड्यूअल सिटीजन नॉट अलाउड। ठीक है ना। तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई थिंक हमने कुछ नहीं छोड़ा। आर्टिकल 3 देख लिया हमने, आर्टिकल 1 देख लिया हमने, आर्टिकल 2 देख लिया हमने, आर्टिकल 9 भी देख लिया हमने। सो वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई जजमेंट दिया, जैसे कि अभी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट जजमेंट देता रहता है कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू क्लीन ऑक्सीजन हो गया, राइट टू स्लीप हो गया। तो ये सारी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट देता है ये डिफरेंट जो कोर्ट्स हैं इंडिया में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई या फिर हाई कोर्ट हो गई, इन सब के ऊपर बाइंडिंग है या नहीं है। अगर बाइंडिंग है तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर बाइंडिंग है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है वो इंडिया में हर दूसरी कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग रहेंगे, ये किस आर्टिकल में मेंशन है। तो इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको, मोस्टली बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। दिस इज अ टफ क्वेश्चन। सो आर्टिकल 141 इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आर्टिकल 141 क्या कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग इन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 141 क्या कहता है, laws declared by supreme court shall be binding on all courts within the territory of India, ठीक है ना। और इसमें क्या है, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आर्टिकल 133 इज ऑफ नो यूज टू अस। आर्टिकल 147 जो है ये भी रिलेवेंट है, जुडिशरी से रिलेटेड है, बट हमारे उतना काम करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पाएंगे, बहुत बड़े आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 127 क्या कहता है, 127 काम का है, तो 127 देख लेते हैं हम क्या कहता है ये। आर्टिकल 127 ये क्या है, एडहॉक जजेस के बारे में बात करता है। इनके बारे में बात करता है एडहॉक। एडहॉक का मतलब क्या होता है, टेम्पोरेरी। एडहॉक का मतलब टेम्पोरेरी जजेस। ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को कोई कॉलेजियम बनाना है, मान लीजिए कोई जजमेंट देना है, उसमें 7 जजों की जरूरत है। कितने जजों की जरूरत है, 7। अब मान लीजिए टोटल हमारे यहाँ पे इस टाइम पे जो जज हैं वो 31
आई थिंक 31 या फिर 33 जजेस हैं, आई एम नॉट श्योर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए 31 या फिर 33 जजेस जो भी हैं इस टाइम पे, उनमें से क्या होता है कि अगर मान लीजिए मोस्टली जो जजेस मान लीजिए इनमें से 28 जजेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स की सुनवाई कर रहे हैं इस वक्त। कोई कोई 2 जजों की बेंच में शामिल है। जजेस की बेंच होती है ना डिफरेंट, मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर उसमें 5 जजों की बेंच है। तो इस तरीके से दूसरे दूसरे डिफरेंट डिफरेंट जजेस जो हैं वो सारे बिजी हैं। हमारे पास जो खाली बच गए जज वो या तो 3 या फिर 5 डिपेंडिंग ऑन कितने टोटल जज हैं। तो अगर मान लीजिए हमें कोई एक 7 जजों की कॉलेजियम बनाना है, मान लीजिए कोई ऐसा जजमेंट है जो पहले 5 जजों की बेंच ने दिया हुआ है, तो अब हमें 7 जजों की बेंच बनानी पड़ेगी, तभी तो हम उसको पलट सकते हैं डिसीजन को। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत है ज़्यादा जजों की और हमारे पास जजेस तो है नहीं यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि वो प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेगी। ये मैंडेटरी है, उन्हें प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा पहले। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, जैसे मान लीजिए दिल्ली का हाई कोर्ट है या फिर कलकत्ता का हाई कोर्ट है, तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में हाई कोर्ट्स हैं, यहाँ से क्या करेंगे, जो सीनियर जजेस हैं वहाँ के हाई कोर्ट के, उनको ये सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे टेम्परेरी बेसिस, क्योंकि ज़रूरत है अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को, तो ये एडहॉक जजेस या फिर टेम्परेरी जजेस जो हैं ये हाई कोर्ट के जजेस को बना देंगे। अब इसमें इनको केवल 2 लोगों से सलाह मशविरा करना रहता है। एक तो क्या होता है प्रेसिडेंट, इनसे तो इनको बाकायदा परमिशन लेनी होती है कि जी हम एडहॉक जजेस बनाने की सोच रहे हैं, ये वाले जजेस हमारी नज़र में हैं। दूसरा क्या है कि जिस भी कोर्ट में जाएंगे, मान लीजिए दिल्ली है या फिर कलकत्ता है, तो इन सारे हाई कोर्ट के जो इनके भी चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, जैसे कि हमारे सीजेआई हैं, वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। सीजेआई जो है वो क्या है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसी तरीके से हर हाई कोर्ट में भी उनके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो कि वहाँ के चीफ जस्टिस होते हैं, यानी कि दिल्ली के चीफ जस्टिस हो गए या फिर कलकत्ता के चीफ जस्टिस हो गए, तो इन लोगों से भी इनको सलाह मशविरा करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स। उसके बाद फिर क्या है, जब इन ये दोनों काम कर लिए इन्होंने, तो ये एडहॉक जजेस को बैठा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो हमने ये क्वेश्चन भी डिस्क्राइब कर लिया अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट रहेगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बियॉन्ड डिग्री के नाम से है, बियॉन्ड डिग्री सिविल, जिसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है यहाँ पे, बियॉन्ड डिग्री सिविल। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे आपका टेक्निकल डाउट हो या फिर आपका कोई भी जीएस से रिलेटेड डाउट हो, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस डाउट का सॉल्यूशन तुरंत मिले। तो अगर आप चाहें तो ये बियॉन्ड डिग्री सिविल करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द पावर्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ इट्स कमिटीज एंड मेंबर्स हैव मेनली बिन लेड डाउन इन आर्टिकल। ये पूछ रहा है कि जो पावर्स हैं, प्रिविलेजेस हैं या फिर इम्यूनिटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं या फिर उनकी कमिटीज़ जो होती हैं, उनके पास जो इम्यूनिटीज़ होती हैं वो सारी कहाँ पे मेंशन है। तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। तो इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 के अंदर मेंशन है ये सारी की सारी इम्यूनिटीज़। इम्यूनिटीज़ जो हैं वो कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 105 में। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी कि प्रिविलेजेस या फिर इम्यूनिटीज़ क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा या फिर अगर नहीं पता होगा तो आप ये जान लीजिए आज कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी विधायक है या फिर सांसद है, वो जब तक सदन चल रहा है पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, चाहे उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस ही क्यों ना चल रहे हों। अगर उनको अरेस्ट करना है तो उनके पास केवल एक ही रास्ता है। अगर मान लीजिए वो लोकसभा के मेंबर हैं तो उनको स्पीकर से परमिशन लेनी, या फिर अगर वो राज्यसभा के मेंबर है तो उनको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, चेयरमैन साहब से। तो चेयरमैन जो भी होंगे राज्यसभा के, जब तक वो अलाउ नहीं करते तब तक पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो इस तरीके का ये क्या है, प्रिविलेज कह लो आप इसको, इम्यूनिटी कह लो। तो क्या है कि जब तक सदन चलेगा तब तक तो कर ही नहीं सकते हैं, और सदन के खत्म होने के बाद के 2 महीने, सदन के शुरू होने से 2 महीने पहले, ये जो पूरा 4 महीने आगे और पीछे मिला करके और जितने दिन सदन चलेगा, इतने टाइम फ्रेम में पुलिस जो है किसी भी सांसद को या फिर विधायक को अरेस्ट नहीं कर सकती। ये क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो आपको हेल्प करेगा ये। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर रहती है तो फिर आर्टिकल्स याद करने आसान हो जाते हैं। अदरवाइज आप क्या है, ये केवल नंबर है, तो ये नंबर याद करना बहुत ही टफ है। पर अगर आपको पूरी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता है, इसके पीछे की नॉलेज है आपको, तो ये आसानी हो जाएगी आपको याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए फाइनेंस कमीशन। हमें पूछ रहा है कि फाइनेंस कमीशन के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है। ये कुछ कुछ हमारे जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, हम सारे के सारे ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सारे आर्टिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम उन सबको डिटेल में डिस्क्राइब करें वो सही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो हमें क्या है, अपनी जो हमारे पास टाइम है उसको हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। इसलिए इन सारे आर्टिकल्स का को याद करना, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ें, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जिसके बारे में यहाँ पे ज़रूरी है वो क्या है, फाइनेंस कमीशन का। और अगर आपने हमारी ये जो पॉलिटी वाली सीरीज़ का जो पहला पार्ट है वो अगर आपने देखा हुआ है, तो आपको शायद ये किसी ऑप्शन का पार्ट था ये पहले वाले क्वेश्चंस में। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था। ये किसका पार्ट है, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द फॉर्मेट ऑफ ओथ टू बी टेकन बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। ये देखिए, मैं अभी आपको इलेबोरेट कर रहा था, जबकि शेड्यूल्स के बारे में बताया था मैंने अभी आपको, नीचे ले आकर के मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि पहला वाला जो शेड्यूल है वो किस बारे में बात करता है, सेकंड वाला किस बारे में बात करता है, थर्ड वाला किस बारे में बात करता है। उसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो हैं, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, वो क्या क्या ओथ लेती हैं, वो वहाँ पे उनके बारे में मेंशन है। वो किस शेड्यूल में है, याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, ये देखिए ये रही लिस्ट।
यहाँ पे देखिए फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस, फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस ये कहाँ पर है? थर्ड शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल का पार्ट है। अब देखिए अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? सैलरी। अब जो भी बंदा अगर मान लीजिए ऑप्शन आता है पेपर में कि सैलरी और ओथ, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन आता है इनसे कॉम्प्लिकेटेड मिला करके अगर ऑप्शन बनाता है एसएससी, तो मान लीजिए आपको एग्जैक्ट याद नहीं है थर्ड शेड्यूल या फिर सेकंड शेड्यूल और वहाँ पे सैलरी के बारे में मेंशन है, तो आपको ऑब्वियस वाली बात है कि क्या समझ में आएगा कि पहले ओथ लेते होंगे और उसके बाद सैलरी के बारे में आएगा, पर ऐसा है नहीं। सेकंड शेड्यूल में क्या है? सैलरी के बारे में मेंशन है, और थर्ड शेड्यूल में क्या है? ओथ के बारे में मेंशन है। जबकि होता क्या है, पहले पहले ओथ ली जाती है, फिर जब आप वहाँ पे एमपी या फिर एमएलए बन जाओगे या फिर प्रेसिडेंट बन जाओगे तब जा करके आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनका जो शेड्यूल है वो ऊपर नीचे है, यानी कि सैलरी जो है वो सेकंड शेड्यूल में आती है और ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो थर्ड शेड्यूल का पार्ट है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे शेड्यूल जो है वो एकदम डिटेल में याद रहें। तो हमने देख लिया कि थर्ड शेड्यूल में हमारा ओथ एंड अफर्मेशंस आ गया। सेकंड शेड्यूल में क्या है हमारी? सैलरी। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है हमारा? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात है यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल में। और फोर्थ शेड्यूल में क्या है? राज्यसभा की सीट्स हैं यहाँ पे क्या है? राज्यसभा की सीट्स, किस राज्य में कितनी सीट्स, और आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर भी देना है कि इंडिया में किस राज्य में मैक्सिमम राज्यसभा की सीट्स हैं, यानी कि बिहार, बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे राज्यसभा की मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं अकॉर्डिंग टू फोर्थ शेड्यूल। तो अगर आपको आंसर पता है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। आई थिंक हम लोगों ने आंसर देख लिया है सारे शेड्यूल्स का यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यहाँ पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के हिसाब से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के लिए। तो अभी हमने देखा था, हमने कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किया था, अगर आपको एक बार रिमाइंड करवाता हूँ मैं आपको। 52 में क्या था? देयर शेल बी प्रेसिडेंट, देयर शेल बी प्रेसिडेंट। 63 में क्या था? देयर शेल बी वाइस प्रेसिडेंट। 74 में क्या था? देयर शेल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 75 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आंसरेबल टू लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यहाँ पे भी देखिए आराम से आपको कंफ्यूज करने के लिए एसएससी जो है क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसको आंसरेबल हैं, क्या वो प्रेसिडेंट को आंसरेबल हैं, क्या वो लोकसभा को आंसरेबल हैं, या वो राज्यसभा को आंसरेबल हैं, या वो जुडिशरी को आंसरेबल हैं। तो आंसर क्या है इसमें से? कि वो केवल लोकसभा को आंसरेबल हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। हमारी जिसने सीरीज की उनकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगी, ये तो हम श्योर कर ही सकते हैं। तो आइए यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल है तो बेकार है, आर्टिकल 302 किसी काम का नहीं है, इररिलेवेंट आर्टिकल है। बट और यहाँ पे जो दो बच गए आपको, जैसा कि मैंने बताया था 12 से लेकर के 35, ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो इसके अंदर के जो आर्टिकल है तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो 29 और 35 ये दोनों हम देख लेते हैं क्या कहता है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? 29 कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी यानी कि जहाँ जहाँ तक हमारा इंडिया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट यानी कि कह सकते हो आप यूनिक स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर, हैविंग डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर shall have the right to preserve the same, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 29 कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, कल्चर शैल हैव द राइट टू प्रिजर्व द सेम। यानी कि इंडिया का कोई भी सिटीजन है वो किसी भी टेरिटरी पे रह रहा हो, चाहे वो इंडिया में दिल्ली में रह रहा हो या फिर अंडमान निकोबार में या दमन एंड दीव में, अगर उसके पास यूनिक स्क्रिप्ट यानी कि लिखने की जो उनकी स्क्रिप्ट है, या फिर लैंग्वेज यानी कि भाषा है उनके पास, कोई यूनिक उनकी भाषा, या फिर उनका कोई डिस्टिंक्ट कल्चर या फिर यूनिक कल्चर है, तो उनके पास राइट है कि वो उसको संभाल के रखें, प्रिजर्व करके रखें, बचा करके रखें, ठीक है ना। ये कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 29 में। तो आर्टिकल 29 हो गया हमारा। आर्टिकल 35 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है कि ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस पार्ट। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? 12 से 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। तो ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस पार्ट एंड स्टेट कैन नॉट मेक। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। जब ये पार्लियामेंट बोला तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में कर रहा है यूनियन गवर्नमेंट। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस पार्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाती है तो क्या होगा? नल एंड वॉइड, ठीक है ना। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहाँ पे मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडर आर्टिकल डैश, यानी किस आर्टिकल के अंदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ए सिटिंग ऑफ द हाउस, कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ए सिटिंग ऑफ द हाउस, कोरम यानी कि मिनिमम ए स्मॉल ग्रुप, कोरम यानी कि जैसे कि जुडिशरी है। अब जुडिशरी में क्या है कि अगर वो उनको नए जजेस को अपॉइंट करना है तो उनका कोरम जो है वो कितने लोगों का है? 5 लोगों का। कोरम जो है वो 5 जजेस का, 5 जजेस का कोरम मिल करके नए जजेस का नाम रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से कोरम का मतलब क्या होता है? एक मिनिमम नंबर ऑफ सेट ऑफ पीपल्स, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी किस आर्टिकल के अंदर कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट सिटिंग ऑफ हाउस, सिटिंग ऑफ हाउस यहाँ पे किस हाउस की बात हो रही है? लोकसभा या फिर राज्यसभा। द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट सिटिंग ऑफ द हाउस इज 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस, यानी कि किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि एक मिनिमम साइज होना चाहिए कोरम का, जो कि कितना है? 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, 1/10 ऑफ टोटल सीट्स। ये किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि अगर मान लीजिए लोकसभा है, अब लोकसभा की मान लीजिए टोटल 550 सीट्स हैं, तो इसमें जब तक 1/10 इसके जो मेंबर्स हैं वो अगर मौजूद नहीं है एक ही टाइम पे, तो वो जो सदन है वो या तो उसको एडजेंट कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक वो एटलीस्ट 10% मेंबर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो 5.5 से 10% कितना हो गया? 55 मेंबर्स। 55 मेंबर्स होने कितने हैं? मैंडेटरी हैं। 55 मेंबर्स, देयर नीड टू बी हैव 55 मेंबर्स। अगर 55 से कम मेंबर होते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्पीकर साहब की। ये स्पीकर साहब क्या करेंगे? जो हमारा सदन है उसको एडजर्न कर देंगे कि जब तक और लोग नहीं आ जाते तब तक हम लोग सदन नहीं चलाएंगे, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा क्या होता है, जो पोजीशन पार्टी है वो क्या करती है? बॉयकॉट करती है सदन का, बाहर चली गई। तो वो क्या बताना चाहती हैं कि अगर हम बाहर जा रहे हैं मतलब अब ये सदन जो है वो इररिलेवेंट हो गया। तो लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जो अभी गवर्नमेंट मान लीजिए जो पोजीशन में है, अगर उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ उनके वहाँ पे सांसद हैं, अगर मान लीजिए 55 से ज़्यादा सांसद जो हैं वो इस पार्टी के पास ऑलरेडी हैं और वो बैठे हुए सदन के अंदर, सदन चलता रहेगा, चाहे वो वॉकआउट कर जाएंगे तब भी। पर अगर मान लीजिए कि ये जो सदन है यहाँ पे अपने इनके जो टोटल इनके मेंबर हैं मान लीजिए 300, इनमें से मान लीजिए अगर 250 लोग चले जाते हैं, 250 अगर मान लीजिए 250 में से चले जाते हैं, तो टोटल यहाँ पे अगर मान लीजिए 50 लोग ही बचते हैं अगर सदन के अंदर, तो क्या होगा? ये सदन जो है ये बंद करना पड़ेगा। उस दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एडजर्न, यानी कि जब तक हमारी जो कोरम है या फिर हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो पूरी नहीं होती तब तक हम इस सदन को स्थगित करते हैं। ऐसा ये आर्टिकल 100 के अंदर मेंशन है। यहाँ पे थोड़ा सा गायब हो गया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आर्टिकल 103 ये रिलेवेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 102 ये वाला भी काम का नहीं है। तो हमारे पास जो काम के आर्टिकल है वो है आर्टिकल 100 और आर्टिकल 101। तो आर्टिकल 101 क्या है ये देख लेते हैं हम डिटेल में। आर्टिकल 101 क्या कहता है? किसी भी एक टाइम पे एट एनी वन टाइम, एट एनी वन टाइम एनी इंडिविजुअल एनी इंडिविजुअल एनी इंडिविजुअल कैन नॉट बी ए मेंबर, कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ मोर देन वन हाउस, कैन नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन वन हाउस, यानी किसी भी एक समय पे कोई एक इंडिविजुअल जो है वो दो सदनों का हिस्सा नहीं बन सकता है। दो सदन यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, या फिर मान लीजिए विधानसभा या राज्यसभा, या फिर लोकसभा और विधानसभा। तो ऐसी किसी भी एक साथ वो दो सदन का हिस्सा नहीं बन सकता। वो एक बार में एक ही सदन का हिस्सा बन सकता है, चाहे वो लोकसभा का बन जाएगा, या वो राज्यसभा का बन जाएगा, या वो विधानसभा का बन जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत होगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन वेरियस ग्राउंड्स। डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, पहले ही हमने ये डिस्क्राइब कर लिया है काफ़ी बार। आर्टिकल 15 में क्या था? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन सब के बारे में मेंशन है कहाँ पे? आर्टिकल 15 के अंदर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स। तो यहाँ पे वेरियस ग्राउंड्स की बात हो रही है। यहाँ पे कौन कौन से ग्राउंड हैं? 1 2 3 4। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, 5 ग्राउंड हैं जिनके ऊपर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 19 के बारे में हमने देख लिया कि यहाँ पे 6 तरीके की फ्रीडम्स आती हैं, जैसे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और वो कई सारी थी, आप पीछे वाली स्लाइड में जाकर के देख सकते हैं, यानी कि वीडियो को पीछे करके आप चाहें तो देख सकते हैं वापस। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 के बारे में हमने देख लिया था पूरा, आर्टिकल 19 के बारे में देख लिया था। अब हमारे बच गए आर्टिकल 11 और 13, इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि 12 से लेकर के क्या है 35 तक तो फंडामेंटल राइट ही है, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते। और आर्टिकल 11 जो है ये भी क्या है? सिटीजनशिप का पार्ट है, जो कि लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। सिटीजनशिप क्या है? लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, तो इसको भी छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये देख लेते हैं दोनों। तो आर्टिकल 13 देख लेते हैं पहले। ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। इसमें क्या बोलता है? द स्टेट सेल नॉट टेक, द स्टेट सेल नॉट मेक, द स्टेट सेल not make any law, the state shall not make any law which takes away, which takes away or abridge the rights conferred under this part, rights conferred under this part. The state shall not make any law which takes away or abridge, which takes away or abridge the right conferred under this part, and if does so,
इफ डज सो to the extent of contravention, to the extent of contravention, it will be void. To the extent of contravention, it will be void. It will be void. यानी कि क्या कह रहा है आर्टिकल 13 कि स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाए स्टेट, यानी कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, स्टेट मानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट तो कानून बना ही नहीं सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कानून बना ही नहीं सकती है। अभी हमने देखा था आर्टिकल 35 के अंदर मेंशन था ये। तो आर्टिकल 13 में क्या बोलता है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और एवरीज द राइट कॉन्फर्ड अंडर दिस पार्ट। तो आर्टिकल 13 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं, या तो फंडामेंटल राइट्स किसको दिए हुए हैं, सिटीजन्स को, तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी कि सिटीजन्स के राइट्स जो हैं वो चले जाएँ। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करती है तो जहाँ तक कि ऐसा लिखा हुआ है कि इनके राइट्स जो हैं वो चले जाएंगे या फिर इनके राइट्स से इंटरफेयर किया जाएगा, इनके राइट्स के बीच से इनके राइट्स से छेड़छाड़ किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा। उतना जैसे मान लीजिए कि अगर इन्होंने 3 लाइन लिखी और जो केवल 4 लाइन लिखी और मान लीजिए लास्ट वाली जो लाइन है इसी के अंदर केवल ये बोला गया है कि ये मान लीजिए आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जा रही है लाइन, अगर ये वाली लाइन जो है 14 के अगेंस्ट जा रही है तो क्या होगा, केवल यही वाली हटाई जाएगी, बाकी की जो तीनों ऊपर वाली जो भी इसमें जोड़े गए हैं क्लॉज वो सब वैलिड रहेंगे। टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इट विल बी वॉइड। ये कहाँ पे लिखा है आर्टिकल 13 में। हमारा कौन सा बच गया, आर्टिकल 11 बच गया। आर्टिकल 11 देख लेते हैं, आर्टिकल 11 में क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट कैन मेक लॉ एनी लॉ, गवर्नमेंट कैन मेक एनी लॉ रिगार्डिंग एक्विजिशन, रिगार्डिंग एक्विजिशन और टर्मिनेशन, रिगार्डिंग एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, कोई भी कानून बना सकते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, चाहे वो सिटीजनशिप देने का कानून हो या फिर सिटीजनशिप लेने का कानून हो। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 11 है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल 11 भी देख लिया है। ये कहाँ पे आता है, 1 से 4 के बाद 5 से 11 तक हमारा क्या है, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का पार्ट है, इसका पार्ट है सिटीजनशिप का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कितने शेड्यूल है इंडिया में, 12। आपको बताना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब फॉर्म हुआ था तो कितने शेड्यूल थे। ये मैंने पिछली वाली हमारी जो सीरीज़ का जो पहला वीडियो है पॉलिटी सीरीज़ का, उसमें मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ पूरा ये कि कितने शेड्यूल से पहले और अभी कितने, कितने पार्ट से पहले और अभी कितने हैं। पार्ट और शेड्यूल पहले कितने थे अब कितने हैं, उनके पीछे क्या क्या रीजन था, वो सब हमने पहले पूरा डिटेल में प्रीवियस वाले पार्ट में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आप हमें कमेंट में लिख करके आंसर बताइए इसका कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जब फॉर्म हुआ था तो हमारे कितने शेड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में और कितने पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन मेंशन्ड। हमें पूछ रहा है किस आर्टिकल के अंदर अनटचेबिलिटी को हटाने की बात कही गई है, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वह तो ये सारे आर्टिकल्स ही इंपॉर्टेंट है तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और 25 वाला हमने पहले ही डिस्क्राइब कर लिया, इसमें क्या था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, हमारे जो बच गए आर्टिकल जिसके बारे में हमें देखना है वो क्या, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17, यानी कि इन दोनों में से ये एक आंसर भी होगा। तो आंसर क्या है, आर्टिकल 17। 16 और 17 में से आर्टिकल कौन सा है आंसर, आर्टिकल 17 आंसर है। ये क्या है आंसर, आइए देख लेते हैं एक बार क्या कहते हैं आर्टिकल 16 और 17। पहले 17 देख लेते हैं। 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड practice its practice in any form is punishable in accordance with law। यानी कि जो हमारा अनटचेबिलिटी है वो एबॉलिश खत्म कर दी जा चुकी है, और अगर कोई प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया अनटचेबिलिटी को तो कानून में जो भी उनके बारे में जो भी गलत करने पे, अगर अनटचेबिलिटी फॉलो करने पे जो भी कानून बनाए गए हैं उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि हम कानून के अलग तो जा ही नहीं सकते, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट जाकर के हम सजा नहीं दे सकते। ये कहाँ पे लिखा था, आर्टिकल 21 में। 21 में क्या था, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से अगर आर्टिकल 17 के अगेंस्ट जाता है कोई तो उसमें जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो करी जाएगी। अब कौन सा बच गया हमारा आर्टिकल, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 भी देख लेते हैं। 16 कहता है हमारा, नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ, सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ race, religion, caste, sex,
प्लेस ऑफ बर्थ, decent, DESCENT, decent and resident. No citizens are on the ground of race, religion, caste, sex, place of birth, resident or descent shall be discriminated, with respect to employment under state. आपको लग रहा होगा आर्टिकल 15 और 16 जो है वो काफ़ी चीज़ें उसमें कॉमन है, पर नहीं, टोटली दोनों डिफरेंट है। आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे क्या है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन पांचों चीज़ों के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। मतलब अगर इन पांचों चीज़ों के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी लॉ के हिसाब से। पर 16 क्या है, 16 डिफरेंट बात करता है टोटली। इसमें क्या बोलता है, ये रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट यानी कहाँ का रहने वाला है, और डिसेंट यानी कि उनके पूर्वज कौन थे, उनके हिसाब से तुम भेदभाव नहीं कर सकते अगर सरकार के अंदर कोई भी नई नौकरी निकलती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टोटल। ये किससे रिलेटेड टोटल, टोटल एम्प्लॉयमेंट से। यानी कि सरकार जब भी एम्प्लॉयमेंट निकालती है कोई, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा होगा हरियाणा गवर्नमेंट ने नया एम्प्लॉयमेंट निकाला कुछ, कि हरियाणा में 80% लोग जो हैं वो हरियाणा वाले ही होने चाहिए नौकरी करने के लिए, 75% आई थिंक, तो 75% लोग हरियाणा वाले ही होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसको चैलेंज किया जाता है, जो भी हरियाणा गवर्नमेंट निकाला है, तो ये क्या होगा, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये 16 जो है क्या होगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट के ऊपर कौन कानून बना सकता है, केवल यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट तो यूनियन गवर्नमेंट है नहीं, तो अगर इस बात को चैलेंज किया जाता है हरियाणा गवर्नमेंट ने जो भी ये अभी स्टेप उठाया है, तो क्या होगा, इन्होंने जो बोला 80% 75% लोग हरियाणा के होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, इन्होंने जो भेदभाव करने की कोशिश की है, इसको क्या होगा, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चला जाता है तो उसको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्योंकि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। इसके ऊपर कानून केवल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है बनाने का। यानी कि एम्प्लॉयमेंट में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 16। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 16 देख लिया। हमने डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 16 एंड 15 देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोगों को इसमें दिक्कत होती है समझने में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म में। आर्टिकल 21 देख लिया हमने, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 17 देख लिया हमने, अनटचेबिलिटी के हिसाब से था। आर्टिकल 25 देख लिया हमने, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कुछ, लेट मी चेक, नहीं। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे PDF में ऐड कर दिया है, पूरी हमारे पास यहाँ पे पार्ट, शेड्यूल, सब कुछ इस PDF में अवेलेबल है। मैंने आपके लिए इतना काम कर दिया है। आपको एक काम ये बस ये करना है कि आपको ये जो PDF है इसको डाउनलोड कर लेना है। कहाँ पे मिलेगी आपको, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो अगर आपको ये चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो हैं पार्ट, शेड्यूल और ये जो भी लिस्ट है, जिसमें इसमें वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है जो भी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो ये ज़रूरी है कि आप ये डाउनलोड कर लीजिए, ये जो PPT है हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसके बाद आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपने देखे कितने सारे क्वेश्चंस केवल इन 3-4 लिस्ट से बने हैं। तो अगर आपको ये 3-4 लिस्ट भी सही तरीके से याद है तो आप आराम से 4-5 क्वेश्चन तो इन्हीं से मिल जाएंगे आपको, बड़े आराम से 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी के आपको यहीं से मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन क्लियरिंग दिस JEE एग्जाम विच इज कमिंग जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इट इज हार्डली 40 days आर लेफ्ट, सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी सक्सेसफुल। तो आज हमने जो भी इसमें पढ़ा है, हमने काफ़ी सारे, मैंने आपको ये आर्टिकल्स जो है वो डिटेल में लिखवाए हैं। आप चाहें तो इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि हिट लिस्ट में बहुत हमेशा टॉप पे रहते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है पॉलिटिक्स रिलेटेड, तो 99% चांसेस है कि वो इन सारे जो आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं वहीं से फ्रेम होने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट है आप सब इसके जो है इसको इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल्स, तो आप इनके नोट बना लीजिए ताकि उनको बार बार रिवाइज करिए। और याद से आप ये PPT डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट विल हेल्प इन ग्रोइंग।